समाज और पत्रकारिता, ये एक सबसे ज़्यादा चलने वाला एक जुमला है जो हर बार कभी भी पत्रकारिता की बात होती है तो वो समाज के साथ में रिलेट होता है। समाज के एक बड़े प्रतिनिधि जो पत्रकारिता करते हैं, भंवर जी हमारे पीछे बैठे हैं, तो उसके बाद में भंवर जी का भी सेशन होगा और वो भी मतलब अपनी बात को बहुत उम्दा तरीके से रख सकते हैं। तो वो रियल व्यक्ति हैं जो उस वहाँ पे जाके और काम करते हैं, हम सब उनको भी सलाम करते हैं। तो सबसे पहले मैं औपचारिकताओं को दूर करते हुए अपने प्रश्नों को शुरू करता हूँ। हम ये मानकर चलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, ये एक जनरल परसेप्शन है जी हमारा कि हम सब कुछ जानते हैं। फिर गूगल तो हमारे साथ है ही, लेकिन फिर भी हमारी जिज्ञासा है कि पत्रकारिता के क्या मायने हैं, आप किसे पत्रकारिता कहेंगे? मैं ये इस प्रश्न को एक शफल करना चाहूँगा दिवाकर जी के साथ। धन्यवाद कला जी, और मेरे जो साथी मंच पर हैं उन सभी का, और जो हम लोगों को सुन रहे हैं। कला जी ने बड़ा एक सवाल किया है जिसमें पत्रकारिता किसको कहते हैं, बड़ा यूनिक सा सवाल है। और आज की दुनिया में पत्रकारों को और पत्रकार को, इन दोनों को अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हर व्यक्ति जो कहीं से भी किसी भी तरह की सूचना का संकलन करके और किसी भी सोशल मीडिया पे जो अपलोड कर रहा है, उसको मैं पत्रकारों बोलूँगा कि उनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन पत्रकार को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और पत्रकार वही है जो सूचना और समाचार के बीच के फर्क को समझता हो। अधिकतर न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर्स, अन्य प्लेटफॉर्म जहां पर न्यूज़ डिलीवर की जा रही हो, वहां पर सूचनाओं का जो प्रकाशन है वो अधिक हो रहा है और समाचारों का प्रकाशन कम हो रहा है। जो व्यक्ति समाचार और सूचना के बीच के फर्क को समझकर समाचारों का संपादन करता हो, मेरी दृष्टि में वो ही व्यक्ति पत्रकार है। और वो भी वैसी इस तरह की सूचनाएं जो समाज के लिए लाभदायक हो, ऐसी सूचनाएं नहीं जो समाज को किसी तरह की हानि पहुंचा रही हो। उदाहरण के लिए मैं सिर्फ आपको एक या दो ही बातें बताऊंगा। यदि मैं समाज में एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप की सूचना को अगर मैं समाचार के थ्रू प्ले करता हूं, तो लोगों में एक भावना पहुंचती है जो क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते हैं कि 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया जा सकता है और उसका क्रियान्वयन बढ़ेगा। इस तरह की सूचनाओं को यदि कोई बंदा डिलीवर करता है तो मेरी दृष्टि से ये समाज के लिए हानिकारक है। समाज में सिर्फ वही सूचनाएं डिलीवर की जाए जो समाज के लिए लाभदायक हो, और वो ही मेरी दृष्टि में असली मायने में पत्रकार है। थैंक यू। हिमांशु भाई, आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? मतलब व्हाट डज इट मीन्स, इसके मीनिंग और मेटाफर्स एक बड़े स्केल पे क्या होने चाहिए? शुक्रिया यहाँ आमंत्रित करने के लिए, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, ताबीना। अभी पत्रकारिता और समाज इस विषय पे बात करना ऐसा हो गया है कि चूँकि हर कोई ही आजकल पत्रकार है, सोशल मीडिया ने तो सबको पत्रकार बना ही दिया है। और पत्रकार तो ये हमको महसूस होता है, जैसे मेरे को जैसे 20-22 साल हो गए कि पहले पत्रकार होना, सच में पत्रकार होना होता था कि आप कुछ लोग हैं और आप पत्रकार हैं। आजकल सारे सड़क पर कहीं भी जाते हैं, हर कोई पत्रकार है। और ये मेरे ख्याल से आजकल डॉक्टर को भी लगता है हर कोई डॉक्टर है। तो ये चीज़, ये जो डाइल्यूशन हुआ है प्रोफेशंस का या स्पेशलिटीज़ का जो डाइल्यूशन हुआ है, वो तो एक कॉमन फिनोमिनन है सोसाइटी का। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि पत्रकार से मैं थोड़ा सा संकल्पनात्मक उसकी तरफ जाना चाहूँगा कि वी आर वेरी इमेज ड्रिवन सोसाइटी। आदमी है ही इमेजेस से ड्राइव होता है। उसकी जो छवियां हैं, हमने आज जो पहना है, कपड़ा जो पहना है, आज जो घर से पहन के निकले, वो भी कोई छवि हमारे दिमाग में काम कर रही है जो हमको कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट कर रही है, हमें क्या पहनना है, हमें कैसा बोलना है। तो हम जब पत्रकार या पत्रकारिता आज के दिनों में सुनते हैं
तो तुरंत हमारे दिमाग में किसी चैनल के पत्रकार की छवि उभरती है, किसी और पत्रकार की भी नहीं, एंकर की छवि उभरती है, और एंकर अमूमन पत्रकार नहीं होते। तो समाज में जो छवि एक पत्रकार या पत्रकारिता की प्रचलित हो गई है, एंड वी आर इमेज ड्रिवन, मैंने पहले ही कहा था, हम छवियों से संचालित हो रहे हैं, प्रोपेल हो रहे हैं। हमारा जो फ्यूल है, ईंधन है हमारे सोचने का किसी भी चीज को, वो छवियां हैं। तो हमारे दिमाग में छवि, पत्रकार या पत्रकारिता बोलते ही किसी लाल और पीले रंगों के मोन्टाज में बैठे हुए किसी एंकर का आता है। अगर हम उसी पत्रकारिता को पत्रकारिता समझ रहे हैं, एंकर जो बोल रहा है, तो हमारा फिर चर्चा का एक अलग ही डायरेक्शन होना चाहिए। ये एक चीज़ बाकी हमारी जो छवि है पत्रकार से हम क्या समझते हैं, उससे समाचार से हम क्या समझते हैं, उसके बाद में इस पे अपन अच्छी उस दिशा में चर्चा को ले जा सकते हैं। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी है। आपने एक पियानिस्ट फिल्म देखी होगी, रोमन पोल्स्की की है, बहुत सुंदर फिल्म है, एड्रियान ब्रोडी ने उसमें काम किया है। और क्योंकि छवियों का आ रहा है कि पहले स्पष्ट हो कि पत्रकारिता है क्या, फिर हम उस पर चर्चा भी करें। तो एड्रियान ब्रोडी, जिनको ऑस्कर मिला था, यंगेस्ट ऑस्कर विनर है, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि इफ द इमेजेस आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड टू अस, हमारे ऊपर छवियां बॉम्बार्डेड हैं पूरा दिन, और चैनल्स के मोन्टाजेस के जो कलर हैं वो उनका उपयोगी, कोई भी रंगों का विश्लेषण करता है, अमित भाई सुंदर विश्लेषण करते हैं, रंगों का चित्रकार है, उन रंगों का उपयोग इसलिए होता है कि आप काबू में किए जा सकें। इफ द इमेजेस आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड टू अस, देन व्हाट विल वी इमेजिन। अगर छवियां हमें लगातार दी जा रही हैं तो हम कल्पना क्या करेंगे। अगर हर चीज़ की छवि हमें दी जा रही है तो हम, आप सब भी, आप सारा सब, क्योंकि इसका टॉपिक है पत्रकारिता और समाज, तो अगर आप सब पत्रकार भी हैं और समाज का हिस्सा भी है, तो हमें सबको मिलकर इस पर सोचना है कि पत्रकारिता है क्या, समाज है क्या। और आखिर में मेरा जो एक, मैंने पत्रकारिता का जो एक सनसनाहट मेरे अंदर जो सबसे पहली अनुभव की कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में, वो थी, मैं जोधपुर में मेरा पढ़ाई लिखाई हुई सारी, और पुरुषोत्तम जी उन दिनों ज्वाइन कर चुके थे इंडिया टुडे में, इनकी तस्वीरें हम देखा करते थे। मुझे याद है हम एक बुक स्टॉल पे जाते थे किताबें खरीदने के लिए, स्टेशन रोड पे नुक्कड़ पे सर्वोदय बुक स्टॉल था, और बचपन में जाके किताबें ढूंढना, किताबें सेलेक्ट करना, उसका एक अलग ब्यूटी है उसका। आप कुछ नहीं खरीदो उसमें भी आनंद आता था, खरीदो तो भी आनंद आता था। तो उसके बाहर एक फुटपाथ थी, रोड डिवाइड, स्टेशन रोड, जो स्टेशन जाती है रोड, वहाँ पर फुटपाथ थी, और वहाँ पर एक भिखारिन बैठा करती थी, कंबल ओढ़े, साल भर कंबल ओढ़े रहती थी, दो दो कंबल मोटे मोटे, और मोटी सी थी और यंग सी थी। तो और उसको आसपास के लोग रोटी देते थे, और सम्मानित भिखारी थे ना, सब उसका एक औहदा था उस सड़क के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर, है ना। ऐसा नहीं था कि संभ्रांत, एक ब्यूटी थी उसके अंदर, एक सम्मान था, आसपास से निकलता कोई, और वो उसका ऐसा नहीं लगता था कि फुटपाथ पे बैठी भिखारी, नहीं लगता था कि ये इसका सिंहासन है जिस पर वो विराजी हुई है, मोटी सी थी, उसका कंबल फैल जाता। तो ये हम कई सालों से उसको देख रहे थे वहाँ पर। एक दिन सुबह, जोधपुर छोटा शहर ही था, अभी भी छोटा ही, उन दिन तो और भी छोटा हुआ करता था, ये मिड 90s की बात है। एक दिन सुबह उठे हमने, और हमने खबर पढ़ी कि वो जो भिखारिन थी वो प्रेग्नेंट है, 5 महीने की, 6 महीने की। और मुझे याद है कि उस दिन पूरे शहर में सन्नाटा था। उस दिन हम किताब खरीदने गए, किताब वाला इधर उधर देख रहा था। उस दिन हम टैक्सी वाले से मिले, टैक्सी वाला चुप। स्टेशन रोड की पूरी दुकानें, चारों ओर सन्नाटा था, क्योंकि समाज में ऐसा कुछ घट गया था जिसकी न किसको आशंका थी, अपेक्षा तो थी नहीं, शब्दों में भेद है, आशंका नहीं थी, अपेक्षा भी नहीं थी। और वो कहानी करने वाले हमारे बाद में हमारे मित्र बने अयोध्या प्रसाद गौड़, उन्होंने वो, मुझे याद है, पत्रकारिता का जो एक सेंसेशन होता है कि एक पत्रकार क्या कर सकता है, एक शहर को कैसे वो, एक उसकी संवेदनहीनता को, उसके अंदर चुपचाप क्या घट रहा है, उसको कैसे वो उजागर कर सकता है, वो मेरे लिए एक पहला उदाहरण था कॉलेज में पढ़ते हुए। कई सारे किस्से हैं तो
ये किस्से और भी जारी रहेंगे हिमांशु भाई, हम और भी चीज़ें जानेंगे, क्योंकि आपकी जो सेंसिबिलिटी है चीज़ों को देखने की या खबर को देखने की, समाज को, जीवन को देखने की, वो बहुत अलग है। ये जो थर्ड आई वाले लोग हैं साहब, ये तीसरा नेत्र इनका जो कैमरा है, ये लोग सब उससे डील करते हैं, तो शायद ये वो देख पाते हैं जो हम लोग इन दो आँखों के बाद भी नहीं देख पाते। बहरहाल ताबीना अंजुम है हमारे साथ में। ताबीना पत्रकार हैं, फोटोग्राफर हैं और स्टोरी टेलर हैं, विजुअल स्टोरीज करती हैं। ताबीना मूल रूप से कश्मीर से हैं और ताबीना को हम ताबीना माफ़ करना, पॉकेट रॉकेट कहते हैं। बहुत एनर्जेटिक है जी ताबीना, एक अलग ऊर्जा के साथ में आप उस अपने पैशन को जीती हैं। ताबीना, सोशल मीडिया जो है वो आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में हमारे सामने आया है, हम सब उससे जुड़े हैं। इस मीडियम पर काम करने का आपका एक अनुभव है, क्या सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम पत्रकारिता से क्या हम उसे कंपेयर कर सकते हैं? Hello. Yeah. Hi. Thank you so much for inviting me here. And Purushottam ji, hi. Amit ji, thank you. Himanshu ji and JPL का भी बहुत thank you for inviting me. जैसे आपने पूछा कि सोशल मीडिया और पत्रकारिता के लिए आपने बोला कि क्या ये पत्रकारिता का हिस्सा है, क्या पूछा आपने? हाँ, ऑफ कोर्स हिस्सा है। और आई फील कि जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट मीडिया हो, जितना ज़्यादा सोशल मीडिया हो और जितने ज़्यादा व्यक्ति अपनी बात सरलता से बोल सकते हैं ना, लाइक मोर यू कैन एक्सप्रेस, है ना, ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे आपको वो पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल या उससे आपको गुजर के ना लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आपके पास कोई स्टोरी है, आप लॉन्ग फॉर्म स्टोरी लिख सकते हो, आप इमर्सिव जर्नलिज्म कर सकते हो और अपने पिक्चर्स के साथ, वीडियोस के साथ कोई बात आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, जो आप एक न्यूज़पेपर में 300 शब्दों में नहीं बोल पाते, और उसकी रीच भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिन टाइम्स में देयर इज़ इंटिमिडेशन, आप फ्री स्पीच नहीं हो सकता है, तो उन टाइम्स में सोशल मीडिया या जितनी भी जो सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स है, जो भी आप देख रहे हो कि कितना मशरूम हो रही है ना, इन लास्ट 1 decade इट हैज़ बीन हियर। एंड यू नो, हमारे जितने भी बहुत सारे जर्नलिस्ट जो फ्रेंड्स हैं, वो ट्रेडिशनल मीडिया से सोशल मीडिया या अपनी न्यूज़ वेबसाइट्स में शिफ्ट हो रही है। आई थिंक उसका रीज़न ये है कि एक तो यू नो मल्टीमीडिया इज़ देयर, आप टेक्स्ट के साथ, शब्दों के साथ, है ना, पिक्चर्स का उपयोग कर सकते हैं। और मेरे को लगता है कि स्टोरी टेलिंग का जो फॉर्म है वो आप बहुत बेहतर से अपनी चीज़ बोल पाते हैं। तो ऑफ कोर्स है, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे फैक्ट चेकिंग वाला चीज़ हो जाता है कि क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी अपलोड करता है। अगर हम ट्विटर पे देखें या व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आते हैं जो हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं, आई मीन कोई भी वेबसाइट बना सकता है, कोई भी फॉरवर्ड करना है। तो एज जर्नलिस्ट हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना, और हम लोग फिर उनको देखते हैं कि ये फैक्ट चेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्राइमरी जो सोर्सेज है, प्राइमरीली जो आपके सोर्सेज होते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज है, उनसे आप चेक करिए कि वो सही है, गलत है। हाँ, थोड़ा रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए जो कि ज़रूरी है, बट आई थिंक सोशल मीडिया की वजह से न्यूज़ जो है वो बहुत ही आई मीन जो रियली जो मास मीडिया तक पहुंचना चाहिए, आई मीन वो पॉसिबल हो गया। शुक्रिया तबीना। दिवाकर जी पत्रकारिता के साथ साथ में पढ़ाते भी हैं और इन दिनों तो आप एक बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे हैं, महिलाओं के साथ में काम कर रहे हैं। वो आप थोड़ा सा उसको भी डिसाइफर करेंगे, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन उससे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अखबार के लिए जो फोटोग्राफी करते हैं आपने की है उसे, और फिर आपने जो मैगजीन के लिए भी फोटोग्राफी की, इंडिया टुडे हमारे सामने है जिसमें लंबे फीचर चलते हैं, कंटिन्यूटी चलती है। तो इन दोनों को हम कैसे समझें, उसमें क्या डिफरेंस है, उसके क्या इम्पल्शंस और क्या उसकी? बड़ा अच्छा सवाल किया कला जी। न्यूज़पेपर में जो फोटोग्राफी जो की जाती है, फोटो जर्नलिज्म, बेसिकली फोटोग्राफी नहीं, उसमें और मैगजीन में जो फोटो जर्नलिज्म किया जाता है, इन दोनों में काफ़ी लंबा फर्क है। न्यूज़पेपर में जो लोग फोटो जर्नलिज्म का काम करते हैं उन्हें स्पॉट पर रह करके और वही इमेजेस न्यूज़पेपर को डिलीवर करनी होती है जो उन्होंने अपनी सीमाओं में रह करके, और जो उन्हें स्पॉट पर मिल गया, उनके पास टाइम स्लॉट बहुत कम होता है और अलर्टनेस तो उनकी
इतनी चौकन्नी होती है कि मैं समझ चाहूँगा पुलिस के अधिकारी हमारे बीच में ये बैठे हैं, वो उनसे भी ज़्यादा तेज इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखते हैं। और कई बार तो मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं कि मैं और मेरे साथी हिमांशु जी और कई मित्र कई घटनाओं पर इतनी तीव्रता से पहुंच गए कि वहां सरकार के कोई और नुमाइंदे नहीं पहुंच पाए। तो ये एक अलर्टनेस, जो शार्पनेस है, जो उनके जो सोर्स जो होते हैं पूरे मतलब शहर के अंदर या पूरे स्टेट के अंदर, जो उनको इन्फॉर्म करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों ने जो वहाँ स्पॉट पर पहुँच कर जो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया थ्रू द कैमरा, वो हमने गवर्नमेंट को और पुलिस को एज ए एविडेंस और एज ए रिसर्च करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोगों ने प्रोवाइड की है। तो उसका जो काम जो है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, वो बंदा एक्टिव बहुत होता है, 24/7 उसको अलर्ट रहना होता है। उसके लिए कोई वीकली ऑफ, और अगर मैं उसकी इतनी तारीफों के साथ साथ में अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ तो उसकी फैमिली लाइफ जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। कई बार हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हम लोग थके हारे रात को 11-12 बजे घर पहुंचते हैं और घर का गेट का जब डोर बेल बजाते तो हमारे मोबाइल की घंटी गुनगुनाती है कि आपको उस असाइनमेंट पर तुरंत वापस पहुंचना है कि वहाँ ये घटना हो गई है। तो एक्टिवनेस, सोर्स, रिलेशंस जो होते हैं वो एक न्यूज़पेपर के फोटो जर्नलिस्ट के पास में होते हैं। लेकिन मैगजीन का जो काम है उसमें एक थोड़ी सी लिबर्टी उसके मुकाबले में उसको थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। उसके पास में रिसर्च करने का टाइम होता है, वो क्वालिटी इमेज डेवलप कर सकता है। अगर कोई फीचर है तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको शूट कर सकता है कि किसी बंदे का मुझे प्रोफाइल शूट करना है, किसी बिल्डिंग्स को मुझे शूट करना है, किसी स्टोरी पर रिसर्च करना है तो मेरे को कौन सी लाइट में करना है, मुझे इंडोर करना है, मुझे आउटडोर करना है। सारे डिसीजन उसके खुद के हाथ में होते हैं। टाइम फ्रेम होता है शूट करने के लिए, उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट करके और अपने मीडिया हाउस तक वो डिलीवर कर सकता है। उसमें क्वालिटी वर्क करने का ऑप्शन उसके पास में एक ज़्यादा होता है। क्वालिटी वर्क डेली न्यूज़पेपर करने वाले भी करते हैं, लेकिन उनके पास में टाइम स्लॉट बहुत कम होता है। लेकिन मैगजीन में मैं 1998 से इंडिया टुडे में कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, तो हमारे पास में टाइम फ्रेम जो है फीचर्स स्टोरी करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है। और वो नो डाउट वो जो रिसर्च जर्नलिज्म होता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि रिसर्च जर्नलिज्म का बहुत बड़ा वैक्यूम पूरी दुनिया के अंदर आज की डेट में आ गया है, क्योंकि हर व्यक्ति रेस के अंदर आ चुका है कि मैं तुरंत सबसे पहले इमेज को डिलीवर करूं। उसमें कैमरा, लाइट, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास में 4000 रुपये का एक मोबाइल है, मैं उसी से इमेज क्लिक करके बस मैं अपलोड कर लूँ। चाहे उसमें विजुअल परफेक्ट आ रहा है, उसमें लाइट पूरी आ रही है, उसमें कंटेंट पूरा आ रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं। आई एम फर्स्ट। भाई ऐसा भी फर्स्ट किसी भी काम का नहीं है कि जो 1 सेकंड तक भी अपनी ज़िंदगी को जिंदा नहीं रख सके। ऐसे बरसात के अंदर आपने देखा होगा कि बरसात होती है और बल्ब के चारों तरफ कई ऐसे कीड़े पैदा हो जाते हैं जो अपने आप में फर्स्ट होते हैं और वो तुरंत खत्म भी हो जाते हैं। उनकी ऐसी लाइफ किसी काम की नहीं। तो ऐसा फोटो और ऐसा जर्नलिज्म कीजिए। अगर मैं मैगजीन की अगर मैं बात करूं तो अगर किसी बंदे को 10 साल पुराना मैगजीन भी अगर कहीं डस्ट में, मिट्टी में पड़ा हुआ घर में अगर मिल जाता है तो शायद 5 पन्ने तो उसके वो पलट ही लेगा कि इसमें क्या है। उसकी लाइफ है। सोशल मीडिया वाला लाइफ अगर एक बार लाइक करने से पहले अगर आपके स्किप से निकल गया तो शायद जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा। वो उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, उसको पढ़ता भी कोई नहीं है। ये पुरुषोत्तम दिवाकर ने पोस्ट किया इसलिए मुझे उसको लाइक करना है, पढ़ना नहीं है, और उसको स्क्रॉल को तुरंत ऊपर कर देगा। तो वो वाला लाइफ नहीं है। तो न्यूज़पेपर और मैगजीन का जो फोटो जर्नलिज्म है इसमें थोड़ा सा स्लॉट में जो फर्क है जो मैंने महसूस किया है आपको बताया। ये ठीक कहा आपने कि वो जो अंतराल देता है, वो एक ब्रीदिंग जो स्पेस है, आपको एक सांस लेना, ठहरना, एक रुकना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी उपस्थिति है। हिमांशु भाई हमारे साथ में हैं। हिमांशु भाई फोटो भी खींचते हैं। एक दार्शनिक हुआ करते थे डॉक्टर छगन मोहता, तो बड़ी वहाँ पे एक सभा लगती थी, तरह तरह के लोग आते थे, बातचीत होती थी और उसमें एक चर्निंग ऑफ द ओशियन चलता रहता था वहाँ पे। उनको डॉक्टर साहब कहते थे, डॉक्टर साहब थे नहीं वैसे। तो डॉक्टर साहब कहते थे छगन मोहता के अनुसार कि फोटोग्राफी जो है
वो छाया के मार्फत छाया को पकड़ने का एक विधि है। मतलब आप शैडो से शैडो को पकड़ते हैं, छाया के मार्फत आप छाया को पकड़ रहे हैं, तो छाया को अंकन करने की कला है। तो सर, किसी भी छाया को चित्र के रूप में होने के उसके क्या मायने हैं, इस को आप कैसा देखते हैं? ये सारा जो अपेक्षा होगी श्रोताओं की, दर्शकों की, उसके बहुत पत्रकारिता और समाज सुनते ही एक्चुअली हम आजकल इतना प्रिपेयर्ड है, जो इमेज ड्रिवन है, कि whenever we go to a certain place we are already aware of what's going to happen और क्या क्या होगा। तो सारा खाका आजकल तैयार होता है ना, प्लानिंग दिमाग के अंदर कि अच्छा पत्रकारिता समाज पे चर्चा है, अच्छा संगीत पे चर्चा है, अच्छा उस पे है, तो यही होगा और शायद वहाँ जैसा हुआ था उस तरीके का होगा, नहीं तो शायद वैसा होगा, है ना। दीज आर सबकॉन्शियस इमेजेस विच हमारे दिमाग में बहुत चलती है। तो अमित ने धारा इसकी ऐसी मोड़ दी है। और अभी जो पुरुषोत्तम जी ने बात की बहुत ही सुंदर कही, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि सोशल मीडिया की पोस्ट तो निकल जाएगी, पर जो मैगजीन अगर कभी सफाई में मिलेगी तो आप उसके एक बार वापस पल्ले पलट के देखेंगे। धैर्य के साथ किया हुआ काम बहुत सुंदर। जैसे दाद देते हैं, मैं दाद देना चाहता था इस बात में, अच्छी कविता या शायरी पे जैसे देते हैं। खैर, अमित ने जो किया वो फोटोग्राफी से रिलेटेड है। मैं चूँकि फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ और एक अजीब सी चीज़ नहीं है कि आप कोई चीज़ को सातत्य के साथ करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, और कभी इच्छा से और कभी बिना इच्छा से भी उतना ही सुंदर करते हैं। ये प्रोफेशन में होता है। न्यूज़पेपर में तो होता है कि आपको रोज़ाना ही क्रिएट करना है असाइनमेंट। जैसे दिवाकर जी ने कहा कि बहुत दौड़ता भागता काम है, और जो जर्नलिज्म में पढ़ाते हैं तो पहला चीज़ ही पढ़ाते हैं कि जर्नलिज्म इज़ द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पहला कच्चा लेखन है जर्नलिज्म जो है। इतिहास लिखा जा रहा है पर पहला उसका रफ ड्राफ्ट है, बाद में बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ती जाएंगी। तो फोटोग्राफी, ये हम जो फोटो जर्नलिज्म कर रहा हूँ पिछले 20-22 साल से 25 साल फोटोग्राफी करते तो और भी समय हो गया। तो कई चीज़ें आपके सामने दार्शनिक नहीं, जिन्होंने इनका इतना सुंदर बड़े लोगों का नाम ले लिया अमित ने कि है ना, उसके बाद गला सूखने लगता है, छगन मोता जी, और तो आप कुछ भी कह रहे हैं तो उनके आशीर्वाद से ये चीज़ें कह सुन पाते हैं। फोटोग्राफी करते हुए या फोटो जर्नलिज्म करते हुए एक चीज़ मैंने इन 20 सालों में सामने दृश्य जैसा उभर रहा है कि वो अन्य विधाओं से बहुत अलग है, अन्य कलाओं से बहुत अलग है। आप अगर कविता लिखना चाहते हैं तो आपको, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा कि है ना, दे डांस अपॉन एन इनवर्ड आई एंड ऑफ्ट अपॉन व्हेन ऑन माय काउच आई लाई, है ना, कि डैफोडिल्स कहीं देख के आए और फिर उन्होंने कविता लिखने की प्रक्रिया बताई, है ना, कि मेरी इनवर्ड आई पर वो फ्लैश करेंगी डैफोडिल्स, वो जो फूल हैं वो फ्लैश करेंगे, और मैं किसी सुंदर सी जगह में बैठ के, है ना, ऑफ्ट अपॉन ऑन माई काउच आई लाई, दे आर द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, है ना, उस वक्त मैं उनके बारे में लिखूंगा, है ना। एक स्पेस है, एक ठहराव है कविता लिखने में। चित्रकला में भी है। आप कहीं आपने कल्पना की और आप कैनवस के सामने बैठे और उसको पूरा कर रहे हैं काम को। कंपोजिशन में है, लिखने में, सब जगह है। फोटोग्राफी में आपको वही करनी है, जहाँ पर आपको प्रेरणा आई है उसी स्थान पर। वो बड़ी चौपड़ भी हो सकता है, वो हवा महल सरगासूली की वो छत भी हो सकती है, वो पुलिस और छात्रों के बीच में पथराव हो रहा है, उसके बीच में आप फंसे हुए हो, आपका हेलमेट नहीं है, सबके पास हेलमेट है, लड़के पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस के पास सारा बचने का है, आपके पास कैमरा है जिसे ऑकेजनली उसी से बचाना है आपको, और ये भी सोचना है कि एक कैमरा टूटने दूं या कंधा टूटने दूं, है ना। यू हैव टू डिसाइड। कंधा टूट गया तो काम चल जाएगा, कैमरा टूट गया तो काम नहीं चलेगा, है। आपको जो सृजन करना है वो तत्क्षण करना है। देयर इज नो गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड क्रिएशन फोटोग्राफी में, और फोटो जर्नलिज्म में ये और भी एक्यूट हो जाता है। आप सड़क पर जो कैमरा लेकर लोगों को देखते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, बट विद टाइम यू कैन डू इट। ये तो उसका एक पहलू फोटो जर्नलिज्म का कि इट हैज़ टू बी डन, देयर इज नो गैप बिटवीन इंस्पिरेशन एंड क्रिएशन। यू डोंट हैव टाइम टू प्रोसेस योर इंस्पिरेशन। दूसरा, थोड़ा इसको और मैं धीरे से हल्का सा और गहराई की ओर ले जाना चाहता हूँ कि कविता, चित्रकला,
लेखन, नृत्य, जो भी सृजन से संबंधित कार्य है वो मूलतः इस जगह पर है ना, आपके मस्तिष्क के अंदर संपादित होते हैं। उसका जो काल्पनिक स्वरूप है वो आपके मस्तिष्क में उभरता है। यू इमेजिन इन योर माइंड, है ना, वर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। आप रंगों को कैनवस पे लगाने से पहले अच्छा पीला यहाँ लगाऊं, लाल थोड़ा सा खींच के इधर ले आता हूँ, यहाँ पर तय हो रहा है सारा कुछ। यू आर कंपोजिंग हियर ऑल द थिंग्स इन योर माइंड। फोटोग्राफर यहाँ क्या कर रहा है, उसका जो उसके चित्र में जो चीजें आएंगी वो सारी बाहर है। अगर पेड़ है, पेड़ का पतझड़ का पेड़ है, वो बाहर है। उसके नीचे से कोई साधु गुजर रहा है, वो बाहर है। उस पर कोई चिड़िया आई या उड़ गई, वो बाहर है। देयर इज नथिंग विच इज हैपनिंग इनसाइड। तो एक तरह से जो चेतना है फोटोग्राफर की, जो कॉन्शियसनेस है, वो सारा बाहर बिखरा हुआ है, दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। तो एक अगर आप फोटोग्राफी या फोटो जर्नलिज्म में गहराई में जाते हैं तो धीरे धीरे आप वहां पर आ जाते हैं कि आपको लगता है कि आप एक चेतना के अंदर घूम रहे हैं। जो चेतना और कलाओं के अंदर आपके मस्तिष्क में कंसंट्रेटेड फील होती है, एक्यूमुलेटेड फील होती है, सेंटर्ड फील होती है। इन फोटोग्राफी यू फील दैट कॉन्शियसनेस, वो चेतना वो चारों ओर परवेजिव है। और उस अनुभूति को आगे डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है कि सारी चीज़ें, चेतना का बाहर होना आपके, ये एक चीज़ है। शुक्रिया हिमांशु भाई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं और नहीं है, तो अब ये हम लोगों को उसको खोजना है। मुझे प्रश्न ताबीना से करना था, लेकिन एक अचानक एक दिमाग में कुछ और आया। सर, आपसे मैं जानना चाहता हूँ एक चीज़, क्योंकि अभी पता चला कि आप जोधपुर से हैं। तो राजस्थानी की बोलचाल में एक शब्द बड़ा प्रचलित है, बहुत प्रचलित शब्द है, ओळखना, कि मैं आपने ओळख लिया, आप मैंने ओळख लिया, मतलब आप मुझे जान गए। तो हम लोग पिछले 30 वर्षों से सरकारों को, राजनीति को ओळख गए। कुछ भी हो, वोट तो देना, ओळख लिया, लेकिन सबको, सरकारों को भी ओळख गए। तो अभी 10 सालों से, पिछले दशकों से अब मीडिया को भी ओळखने लग गए। तो अब इस पे आप क्या कहते हैं? मतलब अब जान गए, फिर भी कल्ला जी ने बड़ा कंट्रोवर्शियल और कठिन सवाल कर लिया है, क्योंकि सरकार और मीडिया जो है, इन दोनों के बीच में एक जान पहचान की जो आप बात पूछ रहे हैं वो वास्तव में है, और अगर नहीं है तो जान पहचान कर लेते हैं। उसके लिए उन्होंने दूध छोड़ रखे। तो वो दूध जो है एक सरकारी पद पे होता है, जिसका वर्षों से नाम रहा है। मैं उचित नहीं समझूंगा कि मन से उस नाम को लिया जाए, लेकिन बहुत सारी पीआर एजेंसी जो है, जो गवर्नमेंट और मीडिया के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का डिफरेंट मीडिया हाउस और जर्नलिस्ट से पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं, और जब सरकारें आती हैं तो उनका वो महत्व भी होता है, जब सरकारें बदल जाती है तो उनका महत्व ख़त्म भी होता है। और जो बंदे न्यूट्रल होते हैं, हम लोगों की तरह, जहाँ सरकारों की अप्रोच पहुंचना इतना आसान नहीं होता, वहाँ पीआर एजेंसी बीच में ब्रिज करने की कोशिश करती है। वो सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, वो एक अलग फैसला है। और पीआर एजेंसी अगर कोई प्रयास करती है और कोई जेन्युइन न्यूज़ होती है जो हमारे स्टेट, हमारे कंट्री, हमारे सोसाइटी के फेवर में होती है, और गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो डिलीवर की जाती है, तो निस्संदेह उनको प्रकाशित करना चाहिए, उनको प्रेषित करना चाहिए। लेकिन ब्रिज तो कहीं न कहीं है, और एक दूसरे को सब लोग जानते हैं। धन्यवाद। तभी ना, आपने अभी लॉकडाउन के दौरान भी बहुत सारा काम किया, पत्रकारिता और समाज को कहीं जोड़ने की कोशिश की। हम लोगों ने पढ़ा देखा, उस पे आप क्या थोड़ा सा फोकस करो। लॉकडाउन के दौरान किस तरीके की पत्रकारिता और किन चैलेंजेस के साथ में ये सारा काम हुआ? एक्चुअली लॉकडाउन और कोविड जो था वो सबके लिए बराबर था, वो डॉक्टर के लिए भी बराबर था,
पत्रकार के लिए भी था, आप सबके लिए भी था, सबके लिए। और किसी के कोई भी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था कि कोविड आ रहा है, लॉकडाउन है, क्या करना है। और क्योंकि प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी था। एकदम से कोविड आउटब्रेक हो गया 1 साल पहले, और सबके घर पे बुज़ुर्ग भी थे, फैमिली भी थी, और सबके प्रिकॉशंस भी इक्वल थे क्योंकि आप अकेले नहीं रह रहे थे, घर परिवार साथ रह रहा था। और उसमें उससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एज अ जर्नलिस्ट था कि बहुत बड़ी स्टोरी थी, है ना। एक कोविड हो रहा है, पैंडेमिक हो रहा है, और उससे भी ज़्यादा बड़ी स्टोरी 2 हफ्तों में माइग्रेंट वर्कर्स, इतने सारे लोग, इतने लाखों करोड़ों लोग अपने घर चल रहे हैं। और उस समय एज अ जर्नलिस्ट आप घर पे कैसे बैठो, है ना। तो आप एक दुविधा में थे कि आपके घर पे आपके माता पिता भी हैं और बाहर इतना कुछ हो रहा है, लोग सड़क पे चल भी रहे हैं, है ना। तो आप क्या करो, आप बाहर स्टोरी के लिए जाओ, आप नहीं जाओ। क्योंकि मैं प्रिंट जर्नलिज्म में हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं टीवी में नहीं हूँ, तो बाहर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था। मैं घर पे जितने भी फोटोग्राफ्स वगैरह है आपके ट्विटर पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, आप फ़ोन पे बात करके लिख सकते हो। लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन फिर 6ठे दिन लगा कि नहीं, अंदर तो नहीं बैठना है, बाहर तो निकलना है ना। क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स में, क्या हो रहा है हाईवेज पे, क्या हो रहा है। तो शुरू में बहुत ही समझ नहीं आ रहा था कैसे जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, जो भी अपने कलीग्स है जर्नलिज्म में, उनके साथ हम गए, स्टोरीज़ की। माइग्रेंट वर्कर्स को लेके जो इशू था लाइक राजस्थान में, वो स्टोरीज हुई। जो सड़क पे कैसे जो कि अपने स्ट्रैंडेड लोग थे, या जो अपने वेंडर्स थे जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा इशू था। उसके बाद जो ही माइग्रेशन हुआ, या जो लोग यहाँ नहीं आ पाए, और उसमें इशू हो गया क्राइसिस, एम्प्लॉयमेंट एक क्राइसिस था। उसके बाद जो भी मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ का क्या इम्पैक्ट रहा कोविड में, है ना, 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में, तो वो सारी स्टोरीज़ की। और कहीं गए भी, फ़ोन पे भी बात की। और डेटा वाज एन इशू बिकॉज ऑफिसेज आप जा नहीं पाते थे, और जितना भी डेटा आप फ़ोन पे ले सकते थे वो आप ले रहे थे। लेकिन लॉन्ग फॉर्म स्टोरीज़ किया, लोगों से बात करा। और कोविड जब बात करा इन सबसे, तब ये पता चला कि कोविड वाला परेशानी तो उनको है ही नहीं। उनको तो ये परेशानी है ना कि खाना नहीं आ रहा है, आपका मतलब पॉस मशीनें नहीं चल रही, आपके पास पेंशन नहीं आ रहा है, आपके पास जो मनरेगा वाला जो शुरू में था वो बंद हो गया है। और फिर वो वापस जब चालू हो गया तो देखा कि कितने सारे लोगों ने आके उसको ज्वाइन किया, क्योंकि उनके पास जो स्किल्ड लेबरर्स थे उनके पास काम नहीं रहा था, तो वो वापस वो जो वेजेस में चले गए, बहुत कम। सिमिलरली जो आपके सिलिकोसिस से इफेक्टेड लोग हैं, उनके साथ क्या हुआ, या उनकी जो फैमिलीज थी उनके साथ क्या हुआ। जो ST/SC कम्युनिटीज़ है आपने लिया ना, वहाँ पे कितना सारा प्रॉब्लम्स हो रहा था। एल्डरली लोगों को, जो ओल्ड एज होम्स थे, वहाँ क्या हो रहा था। सब जगह ही दिक्कत थी, स्टोरीज़ हमारे इर्द गिर्द थी, और सब शहरों में इसी तरह की कुछ स्टोरीज़ थी, और राजस्थान में भी थी। और इंटरेस्टिंगली ये सब तो हो रहा था। और यहाँ पे पास में एक हाथी गाँव है, हाथी गांव, क्योंकि मैं जाती रहती थी शुरू में पहले, तो वहाँ से फ़ोन आया बहुत सारे लोगों का कि हमारे बहुत दिक्कत हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? बोला कि हमारे कुछ खाने के लिए रहा नहीं। और क्योंकि हाथी के लिए जो उनका, क्योंकि हाथी जो महावत होते हैं, वो हाथियों के जो हाथी गांव यहाँ पे बहुत पास में है, जिनको पता है, वहाँ 80-90 एलिफेंट्स आर देयर एंड महावत्स टेक केयर ऑफ देम। और जो हाथी ओनर है वो कहीं शहर में रहते हैं, और टूरिज़्म इनका बहुत ज़्यादा टूरिज़्म पे ही चलते हैं बेसिकली। और क्योंकि राइड्स बंद हो गई थी, और 2 महीना 3 महीना, और उनके पास अब पैसे नहीं बचे थे, और जो हाथी ओनर थे वो भी उनको पैसे नहीं दे रहे थे। तो जब मैं वहाँ गए तो पता चला कि जो उनको संभालते हैं हाथी के, क्योंकि डाइट बहुत ज़्यादा रहता है, हाथी दिन में 2-2.5 हज़ार का खाना खाता है, तो 1 महीने में, है ना, 30,000-40,000 का एक खाना हाथी को लेके। अब वो कैसे करे इस चीज़ को? तो उनकी फैमिलीज़ ने बताया कि हम लोग आधा खाना खुद खाते हैं, हम लोगों ने अपना डाइट आधा करा है, ताकि हम बच्चों का खाना हमने कम करा, और हाथियों को हम वो खाना ज़्यादा देते हैं। और हाथी का मूवमेंट एक इशू था। तो अफेक्टेड सिर्फ हम लोग ही नहीं थे, या डाउन टूडन सोसाइटी नहीं थी, एनिमल्स पे भी कितना इफेक्ट हो रहा था, और उनके साथ जो जुड़ी हुई फैमिलीज थी उनको लेके भी कितना हो रहा था। तो एज अ जर्नलिस्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरीज तो करते हैं, पर जो वॉइसलेस का जो वॉइस है, जो नहीं बोल पाते, वो लिखना चाहिए।
आई मीन चाहे वो लोकल स्टोरी भी क्यों ना हो, अगर आप एक नेशनल मीडिया में काम करते हो उसको पिच करो, उसको बोलो, पर्सपेक्टिव ऐड करो, एडिटर को कन्विंस करो कि लाइक ये भी एक स्टोरी है जो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, क्योंकि यू नो एनवायरनमेंट, एनिमल राइट्स, ये सब चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा ग्लैमरस नहीं है ना, ये हिंदू मुस्लिम स्टोरी नहीं है जिसपे आपको बहुत ज़्यादा लाइक आएंगे या बहुत ज़्यादा रीट्वीट्स आएंगे, आपका स्टोरी वायरल होगा। पर हाँ, इन छोटी छोटी स्टोरीज से यू कैन रियली यू नो क्रिएट अ डिफरेंस। और आई डिड सीरीज ऑफ दीज स्टोरीज, है ना, 1 2 3, फिर हाथी 4 मर गए, क्यों मरे, क्या रीज़न था। और आई एम सो हैप्पी कि लास्ट में लाइक देन गवर्नमेंट ने उनका राइड वापस शुरू कराया। इतना ही नहीं, फिर उन्होंने 4 करोड़ का एक जो मनी था, है ना, उसको गवर्नमेंट ने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा उन सबके इधर, मतलब जो भी वो 90 फैमिलीज थी। और आई मीन हाँ, कुछ महीनों का रहा, बहुत मैंने स्टोरीज करा, फिर लोकल न्यूज़पेपर्स में स्टोरीज आई, फिर वो अब ऐसा होता है कि हर 2 हफ्ते में बोलते रहते हैं ना, आज ये हुआ, आज दाल दे गए, आज चावल दे गए। आई मीन और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रोज़ एक नया स्टोरी करना होता है, या हर 2 दिन में 3 दिन में एक नई स्टोरी। आप बार बार एक ही कहानी को नहीं खींच सकते, क्या हुआ, फिर उसमें क्या एक्शन हुआ, क्या नहीं हुआ। और अगर आप बियॉन्ड अ स्टोरी भी कुछ कर सकते हो, आप एक व्यक्तिगत खुद पर्सनली, इफ़ यू कैन कॉल द ऑफिशियल, यू कैन कन्विंस देम, सेंड योर स्टोरी लिंक, है ना। क्योंकि जैसे ज़रूरी नहीं है जहाँ आप काम कर रहे हो, अगर वो नेशनल मीडिया है, यहाँ जैसे हिंदी वर्नाक्यूलर, भास्कर पत्रिका रोज़ पढ़े जाते हैं, पर अगर आपका स्टोरी नहीं, आपका अखबार या आपका मैगजीन या आपका वेबसाइट वो नहीं पढ़ते, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसको दो, और दोस्तों को भी बोलो कि उसको अगर आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई बिलीव इज़ दैट यू नो अ जर्नलिस्ट जॉब इज़ टू यू नो, जो वॉइसलेस का जो वॉइस है उसको एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी तक पहुँचाना। इतना ही नहीं, उसके बाद देखना भी फॉलो अप कि क्या कोई इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ है। और अगर छोटा सा भी आप डिफरेंस बना पाओ, आप क्रिएट करो, तो आई मीन आपको नींद आती है कि हाँ ठीक है, कुछ किया है। ग्रेट ग्रेट तमीना, आपको नींद आती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती अपने शहर में, आपको तो सबको आती है, जो साहित्य से हैं, कलाओं से जुड़े हैं, उनको सबको अच्छी नींद आती है। बहरहाल एक अंतिम क्वेश्चन हिमांशु जी की तरफ मैं इस गेंद को फेंकना चाहूँगा। पत्रकारिता में सौंदर्य, ये फेयर एंड लवली वाला सौंदर्य नहीं है जी, ये एक एस्थेटिक्स है, जिसको हम कहते हैं सौंदर्य दृष्टि या एस्थेटिक्स। पेड़ पे पत्ता है तो सुंदर है, पत्ता गिरा सुंदर है। जो बैठ चुकी हैं उनके कारण ये जो वाक्य समूह है, ये जो शब्दों का 3 शब्द हैं, पत्रकारिता में सौंदर्य, हमें लगता है सौंदर्य कविता में ही है, या सौंदर्य कोई देह में ही है, या ना कोई संगीत में ही है। पर अगर थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैं इसको इस विषय को हल्का सा हिंट कर पाने के इसके ऊपर, पहली चीज़ तो आ जाती है कि पत्रकारिता, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि सूचना है और समाचार भी है। हम सूचना को अक्सर पत्रकारिता समझते हैं, और सूचना दृश्य में भी है और पढ़ने में भी है, श्रव्य भी है, दृश्य भी है, ऑडियो विजुअल दोनों है। इट्स इन बोथ द फॉर्म्स कि आप इंफॉर्मेशन को पढ़ भी रहे हैं और आजकल आप देख भी रहे हैं, बहुत अधिक देख रहे हैं। और दृश्य आते ही सौंदर्य अनुभूति ना आए, ये कौन कह सकता है कि जो दिख रहा है। जिस प्रकार लेखन में कम्युनिकेट होने के लिए, लिखना कम्युनिकेट होने के लिए उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ ग्रामेटिकल रूल्स है ना, वर्ब कैसे यूज़ करोगे। एलिट्रेशन आजकल बहुत यूज़ होता है, अगर आप खबरों को ध्यान से पढ़ेंगे, हेडलाइंस को, एलिट्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें र की ध्वनि वाली हेडलाइन होनी चाहिए, ल की ध्वनि की हेडलाइंस होनी चाहिए। तो अखबारों में सौंदर्य लेखन में ऑलरेडी काम आ रहा है, जो कविता के नियम है वो बहुत सारे काम आते हैं। एलिट्रेशन हो गया, या फॉन्ट, किस फॉन्ट को कलर देना है ना, इसको लाल रंग देते हैं, ये सारे सौंदर्य की क्षेत्र है, पर उस ढंग से इनको देखा नहीं जाता। दूसरा आया दृश्य वाला पार्ट, सूचना को आप दृश्य से बता रहे हैं। तो मान लीजिए कोई ताबिना ने जो कहा माइग्रेंट्स वाला, अगर माइग्रेंट्स जा रहे हैं, अगर उसको खाली शब्दों में अगर कम्युनिकेट किया जा रहा है कि एक महिला जिसके साथ में एक बच्चा है और एक पति है जो मजदूर है, और वो इतना किलोमीटर चल के वहाँ जाएंगे, उस फैक्ट्री से निकले हैं और फला फला दोपहर है, इससे अधिक वो अगर एक पंक्ति भी रिपोर्टर लिख देता है कि उस महिला की नीली साड़ी पे पीले रंग के अमलतास के फूल हैं, वो
तुरंत ही कट जाएगी और शायद उसको अगला असाइनमेंट भी नहीं दिया जाएगा। ये क्या बकवास लिख रही है महिला की नीली साड़ी पर अमलतास के फूल है, ये कोई माइग्रेंट के, व्हाट्स द यूज, व्हाट्स द इंफॉर्मेशन, व्हाट डज इट कन्वे, हाउ डज इट टेक्स द स्टोरी फॉरवर्ड, इसमें होता क्या है, कुछ नहीं। तो रिपोर्टिंग में, लेखन में सौंदर्य को हटा दिया जाता है अखबारों के अंदर, पर अगर वो मैं तस्वीर खींचता हूँ तो उसके अंदर उस साड़ी पे बना हुआ अमलतास का फूल या उसमें आया हुआ कोई टाका, उसको छपने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो सौंदर्यानुभूति है, ये जो सब्जेक्टिविटी है, जो भावनात्मकता है, उस साड़ी को कोई महिला अगर पाठक उसको अगले दिन देखती है तो उस लिखे हुए से ज़्यादा शायद उसकी साड़ी के फूल, उसका फटा होना, उसके चप्पल का तरीका, उसके हाथ में जो टिफ़िन पकड़ा हुआ है, उन चीज़ों का अधिक प्रभाव होगा बजाय कि उसके अंदर जो जानकारी निहित है। ये एक सौंदर्यात्मक, फोटो के अंदर अंतर्निहित है, फोटो जर्नलिज्म के अंदर सौंदर्य अंदर से बुना हुआ है, उसकी बुनावट के अंदर ही। हाँ, ये एक जल्दबाजी में आज जितना समय है उसके अंदर ये छोटी सी बात, ये इतना ही कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर पूरी पत्रकारिता को ही लें तो मुझे सौंदर्य हमेशा छोटे अखबारों में दिखता है, जो बिल्कुल गाँवों से जो अखबार निकल रहा है, जो बाड़मेर से निकल रहा है, जो जालोर से निकल रहा है, जो वहाँ के लोग निकाल रहे हैं, जो एक 25 गाँवों की ही खबर दे रहे हैं, उसमें भी एक मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट सा सौंदर्य दिखता है। ये सौंदर्य वही है जो रस से जिसका ताल्लुक है और भयानक भी उसका एक रूपक है। हमारी बातचीत लगभग पूरी हो गई है, फिर भी मैं दिवाकर जी को देना चाहूँगा। दिवाकर जी, कुछ छूट गया है, उसको आप शेयर कर दो, जो भी मन के अंदर। छूटना तो कुछ भी नहीं है, सब अपने साथ ही रखते हैं और सब अपने साथ ही लेके जाएंगे। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से जर्नलिज्म के बारे में। जर्नलिज्म जो है एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और संवेदनशील कार्य है। एक छोटी सी गलती, एक गलत इंफॉर्मेशन यदि सोसाइटी में डिलीवर हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान सोसाइटी को पहुंच सकता है। तो जब भी समाचार पत्र कोई समाचार प्रकाशित करे, न्यूज़ चैनल पर, मैगजीन में, या सभी लोग जो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उसमें बहुत ही सावधानी बरतें, कोई ऐसा काम ना हो जो समाज के लिए नुकसानदायक हो। और इसके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के पहुँचे हुए व्यक्ति ही पूर्ण रूप से पत्रकारिता के लिए सफल होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि जर्नलिज्म पढ़ने के बाद में भी उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बे और संवेदनाओं की ज़रूरत होती है समाचार प्रेषित करने से पहले। इसलिए मैं मेरी तरफ से आखिर में एक बात कहना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी से जो डिग्री मिल रही है आपको पढ़ने में, उसके बारे में खास तौर से जर्नलिज्म में, कि डिग्रियाँ तो सिर्फ तालीम के खर्चे की रसीदें हैं मात्र। जो डिग्री जो आपको मिल रही है यूनिवर्सिटी से, डिग्रियां तो सिर्फ तालीम के खर्चे की रसीदें हैं मात्र, इल्म तो आप में नजर आता है। शुक्रिया, आप तीनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप बहुत आलिम फाजिल हैं। और अब यहीं चर्चा को ख़त्म करते हैं। ओपन सेशन नहीं कर रहे सर, प्लीज़। बाद में आप 1 to 1 बात कर सकते हैं, जो पत्रकार हैं, आप अपने ही लोग हैं। चलिए, थैंक यू सर।